वेलकम टू जी के लर्न। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कैग। यूनिट 10 का ये टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह एक ऐसा निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह जानना कि भैया 25 जुलाई 2021 को एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में। वो था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक, इसमें 2 कथन दे दिए थे और फिर ऐसा कूट दे दिया था जिसमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना था। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। और दूसरा क्या कथन था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। ऐसे उन्होंने 2 बातें कही थी। अब इसको देख के इंसान चकरा जाता है और फिर कुछ भी टिक करके आता है और फिर उसका 1 नंबर गवा देता है। लेकिन हमें, चूंकि अब हम कैग पढ़ेंगे तो इसमें हम एक एक बात इतने डीप में पढ़ लेंगे कि भैया तुम कितना भी घुमा के कहीं से भी पूछ लो, हमें 1 नंबर कैग से लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका जो आंसर था वो था 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ये कैसे, तो ये हम आगे अब देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 5, अच्छा हम डिटेल में 1 बाय 1 सब पढ़ते जाएंगे तो उसमें ये पॉइंट भी कंसीडर होगा। तो भारत के संविधान के पार्ट 5 या फिर भाग 5 के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे महालेखा परीक्षक कहा गया है। ये मुखिया होता है, कैग मुखिया होता है किन किन का? भारतीय लेखा परीक्षण का और लेखा विभाग का। फिर ये कंट्रोल करता है देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को। यह संरक्षक होता है लोक वित्त का। कैग का जो कंट्रोल है वो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। कैग का कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। कैग लोकतांत्रिक व्यवस्था में CAG लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। तो भैया और भी कोई रक्षक होंगे, वो कौन है उन्हें देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी है इन रक्षकों में शामिल, UPSC भी शामिल है, EC मतलब इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग भी शामिल है, और हमारा कैग तो है ही। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर ने कहा था। फिर अभी हम देख लेते हैं कि इन सब की बात की गई, केवल इन्हीं की बात क्यों की गई, इनमें ऐसी क्या एक कॉमन बात है? तो इनमें एक समान कोई लक्षण होगा, वो लक्षण है कि यह सभी भारतीय संविधान में दिए गए हैं, अर्थात यह सभी के सभी संवैधानिक निकाय होंगे। क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? डायरेक्ट पूछ ले तो 124 में सुप्रीम कोर्ट आता है, 324 में EC आता है निर्वाचन आयोग, 315 में हमारा UPSC आता है और 148 में हमारा कैग आता है। अभी हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? अभी हम EC पढ़ चुके हैं, UPSC पढ़ चुके हैं, कैग अभी हम पढ़ रहे हैं। और भी हमारे बहुत सारे आयोग हो गए हैं। तो अभी हम और देखते हैं क्या नियुक्ति कौन करेगा कैग की? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या ज्ञान लेते हैं। इनकी शपथ क्या है? तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आप रखूंगा भी बोल सकते हो, बट मैं लड़की हूँ तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी। संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। ऐसे एक शपथ होती है इनकी। किनके समक्ष होती है? ये इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति जी के समक्ष होती है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। त्यागपत्र या हटाया जाना किनके द्वारा होगा? तो कैग राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा कैग को उसी तरह हटाया जाएगा जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मतलब जज को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ कैग के दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करा करके उन्हें उच्चतम न्यायालय के जज के समान ही हटाया जा सकता है। अगर कोई पूछे किन के समान हटाया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। फ्रीडम क्या मिली है इनको? कैग की जो फ्रीडम है वो सुनिश्चित की गई है संविधान में। तो क्या क्या बातें की गई संविधान में कि भाई इनको क्या क्या पावर है, मतलब क्या क्या आज़ादी है? तो कैग को
कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कैग को केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित ही हटाया जा सकता है। इस तरह कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते, यद्यपि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है। और कैग अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार फिर वो राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकते। कैग का वेतन या अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है। ये पूछे कोई तो संसद के द्वारा, संसद डिसाइड नहीं करेगी, उन्होंने कोई अधिनियम या नियम बनाया होगा, उसके तहत इनके वेतन भत्ते होंगे। हम देखते हैं तो वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। कैग के वेतन की अनुपस्थिति, मतलब कैग के वेतन, अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके जो अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद कैग के लिए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे जिससे कि उनको घाटा हो। भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद, भैया तुम्हें अच्छा लग रहा, हाँ ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाए गए नियमों में विहित की जाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, मतलब कि जो खर्चा है ना, वो जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते, पेंशन, ये कुछ नहीं है, घुमा करके एक बात बोलना चाहता है कि जितना भी वेतन है, उनके जितने भी भत्ते या पेंशन है, वो भारत की संचित निधि पे भारित होंगे, जो कि हमारे ये PSC वाले में अब भी आया था, अभी हमने देखा था वाला प्रश्न है ना। इसमें क्या बात की गई थी? भारत की संचित निधि की बात की गई थी, मतलब कि भैया ये बात सही है। ठीक है। और आगे हम एक और पॉइंट देखेंगे, उसमें बात की होगी भंडार और स्टॉक की, मतलब कि ये वाला पॉइंट भी सही है। और ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे? हमारे वेतन भत्ते में। हाँ, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः इन पर संसद में कोई मतदान नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है। भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये आया हुआ है। आर्टिकल 149 पूछा गया था कि कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं। 3-4 ऑप्शन से उसमें 148, 149, 150 और 151 ही था, तो आप इसमें क्या टिक करके आए थे? 149, जो कि करेक्ट था। फिर आर्टिकल 149 क्या है? तो संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने, ये बात की थी ना, एक नियम बनाया होगा अधिनियम, तो इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971, ये इम्पोर्टेंट होता है, तो साल 1971 को प्रभावी बनाया गया, एक्टिव हुआ। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा शब्द को अलग करने के लिए संशोधन किया गया। तो कोई पूछे कि इसमें अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1976 में हुआ। आया कब था? 1971 में आया था। कैग के कार्य कर्तव्य जो हैं वो संसद एवं संविधान द्वारा जो स्थापित है वो क्या क्या है? तो इम्पोर्टेंट है ये, भारत की संचित निधि वाला पॉइंट अपन ने अभी पढ़ा था। तो भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, ये सभी व्यय खर्च संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षा, मतलब ऑडिट कौन करते हैं? कैग। तो कैग भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। कैग केंद्र सरकार और सरकारों के, राज्य सरकारों के किसी भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। इसमें दोनों की बात की गई है, केंद्र और राज्य, तो दूसरा पॉइंट भी फैक्ट हो गया यहाँ पे सच। फिर आता है कैग जो है वो केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रिया निर्मित की गई हैं। कैग निम्न प्राप्तियों और खर्चों का भी लेखा परीक्षा करता है। वे सभी कौन कौन से हैं? तो ABC, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों के अंश से अनुदान मिलता है, ग्रांट दिया जाता है ना। गवर्नमेंट जो कंपनी होती है, सरकारी कंपनियां, या फिर वो भी जो कि जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो, अन्य निगमों का और निकायों का भी लेखा परीक्षण कर सकते हैं।
कैग ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट भी करते हैं। कैग राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियां, स्टॉक, लेखाओं या अन्य की भी लेखा परीक्षा करते हैं। कैग राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर ही किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्थानीय, जब इनसे कोई निवेदन करेगा या फिर कोई आग्रह करेगा केवल तभी, तो इसमें एक पॉइंट आता है कि किसकी नहीं कर सकते, तो स्थानीय निकायों की, जब तक उनसे कोई निवेदन या आग्रह नहीं करता। तो उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा निवेदन का आग्रह करने के पश्चात कर सकते हैं। कैग राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। कैग केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 151 में ही बात की गई रिपोर्ट देने की। तो जब केंद्र सरकार से संबंधित लेख होगा तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे, जो उसे संसद के पटल पर रख देंगे। जब ये बात राज्य सरकार के लेखों से संबंधित होगी तो यह रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, जो कि उसे विधानमंडल के पटल पर रख देंगे। सीधी सी बात है। तो कैग किसी कर मतलब टैक्स या शुल्क मतलब फीस की शुद्ध आगम या कितना आया और निर्धारण या प्रमाणन करते हैं अनुच्छेद 279 के तहत। फिर आता है कैग का प्रमाण पत्र ही अंतिम होता है। शुद्ध आगम से हम क्या मतलब निकालें, तो कर या शुल्क प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित नहीं होती है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। फिर अगर कोई पूछे कि संसद का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक कौन है, तो हम बोलेंगे कैग। फिर कैग राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में क्या हुआ, 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया था। कैग जो है वो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मतलब प्रतिवेदन और कुछ नहीं होता, अपनी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से किन किन के ऊपर रिपोर्ट देते हैं, तो विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर, सरकारी उपक्रमों पर। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट। इसके बाद लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। फिर विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच में तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है, और जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर रोल ऑफ कैग देख लेते हैं फटाक से, भूमिका क्या है इसकी। तो वित्त प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायित्व होता है, मतलब कैग उत्तरदायी होता है। कार्यकारी अर्थात मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह कैग केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर कैग को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों, या अपना आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो कैग को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों तथा स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी लेखा परीक्षा संहिताओं तथा नियमावलियों की रचना करता है। कैग को अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कैग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है, और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है कि नहीं। मतलब कि इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात वह सरकारी व्यय की तर्क संगतता, निष्ठा और मितव्ययता, कम खर्च की भी जांच करता है। मतलब वो देखता है भैया पैसा जिस चीज़ के लिए निकाला था वही खर्च हुआ कि नहीं। तुमने ऐसा तो नहीं कि निकाला एक चीज़ के नाम से खर्च कर रहे हो 3 जगह पे, और वो भी जो उनका काम का नहीं है। तो ये सब इन लोकल लैंग्वेज अपन समझ सकते हैं। फिर और ऐसे
व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि मतलब कानून, तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग पर बाध्यकारी होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, औचित्य लेखा परीक्षा के विवेक अनुसार है। जैसे कि गुप्त सेवा व्यय जो है वो कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित कर देता है कुछ बंदिशों के साथ। जैसे कि इस संबंध में कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, क्योंकि बंदिश आ गई ना, फिर सीमा बांध दी। परंतु सक्षम प्रशासनिक अधिकारी पर उसके पास भी इस चीज़ का उपाय है। क्या? वो सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है कि जो खर्च है इस प्राधिकार के अंतर्गत ही किया गया है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी मुश्किल। फिर भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है। ये और कुछ नहीं है, बस ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक कंट्रोलर भी हैं और ऑडिटर भी हैं एक साथ। यद्यपि व्यवहार में जो कैग हैं वो केवल महालेखा परीक्षक मतलब केवल ऑडिट जनरल की भूमिका ही निभाते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में देखें तो कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। लेकिन कैग की जो भूमिका है वो व्यय खर्च होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में रह गई। लेकिन इस संबंध में भारत के कैग की जो भूमिका है, रोल है, वो ब्रिटेन के कैग के जैसे कि उनके पास नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। दूसरे शब्दों में देखें तो कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल कैग की स्वीकृति से ही धन निकाल सकती है। कैग तथा निगम का हम तालमेल देखें तो कैग का निगम के साथ क्या है? सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पे सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को 3 कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। वो है, पहला, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पे कैग के द्वारा की जाती है, जैसे कि ONGC है ना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, फिर इंडियन एयरलाइंस, दामोदर घाटी निगम, ये सब। फिर कुछ अन्य निगम होते हैं, निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवरों अंकेक्षकों मतलब कि लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि कैग की सलाह पर, वो भी निजी तो है लेकिन उनको भी कैग की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। कान ऐसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, ठीक है। फिर यदि आवश्यक हो तो कैग उनकी पूरक परीक्षा भी ले सकता है, पूरक लेखा परीक्षा कर सकते हैं कि भैया तुमने जो ऑडिट रिपोर्ट लाई है लाओ इधर, मैं देखूंगा, हाँ सही है, ऐसा टाइप का, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए इसमें क्या आ जाते हैं? केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम, ये सब। फिर कुछ थर्ड पॉइंट क्या है इसी का कि कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षा की जाती है, कुछ तो भैया एकदम फुल्ली प्राइवेट है, जैसे कि लेखा परीक्षा निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, ऑडिटिंग, ठीक है। फिर जिसमें कैग का कोई रोल ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं होती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा जो उनने रिपोर्ट बनाई वो सीधे संसद के सामने रख देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि उदाहरण जीवन बीमा निगम, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, फिर भारतीय खाद्य निगम, ये सीधे संसद में डाल देंगे अपनी रिपोर्ट। कैग का रोल यहाँ पे कट हो गया। फिर सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भी कैग की भूमिका सीमित है, ठीक है। उनकी लेखा परीक्षा जो है वो निजी अंकेक्षकों मतलब कि जो अपने थे लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि कैग की सलाह पर, हमने अभी सुना था, कैग की सलाह पर सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कैग इनकी पूरक परीक्षा ले सकते हैं या जांच परीक्षा ले सकते हैं। 1968 में क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ईयर? तो 1968 में कैग कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड, इसी को कहते हैं ऑडिट बोर्ड, की स्थापना की गई थी। अच्छा, ठीक है। फिर जिससे कि बाहरी विशेषज्ञों को विशेष उद्यमों जैसे कि इंजीनियरिंग, लॉ और इस्पात, रसायन इत्यादि के जो लेखा परीक्षा है उसके तकनीकी पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। अब ये भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। जो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं इनको कैग के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब एक करंट का क्वेश्चन बनता है जो कि फैक्ट है, तो क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पहले ऑडिट दिवस, अब ये चूंकि फर्स्ट ऑडिट डे है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है,
कैग कार्यालय ने नई दिल्ली में पहले ऑडिट दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। अगर कोई पूछ ले कि पहला ऑडिट डे कब मनाया गया, तो ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। ठीक है, अब हम लिस्ट देख लेते हैं, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लिस्ट देख लेते हैं हम ऑल कैग की। तो जो हमें जो एडमंड ड्रमंड थे या फिर ड्रमंड थे, ये 1860 से 1862 तक थे, ये फर्स्ट थे। लेकिन ये चूँकि 1800 की लाइन में बन रहे हैं, तो हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी वाले, हमें बस ये याद रखना चाहिए कि पहले कौन है। तो एडमंड ड्रमंड, इनके नाम और ये हम पढ़ ले रहे हैं, बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन होंगे? पहले भारतीय वी नरहरि राव, जो कि 1948 से 1954 तक थे। और कौन इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे करंट के हैं? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनका मैंने आपको क्वेश्चन किया था, आपने बहुत अच्छे से उसका आंसर भी किया। तो लिस्ट देख लेते हैं। एडमंड ड्रमंड तो पहले हैं भैया 1860 से 1862। फिर कौन आए? आर.पी. हैरिसन 1862 से 67 तक। फिर E.F. हैरिसन आए 1867 से 1879 तक। W. वॉटरफील्ड आए 79 से 81 तक। जेम्स वेस्टलैंड आए 81 से 89। फिर ये आए 89 से 91। एस जैकोब 91 से 98 और A.F. कॉक्स 98 से 1906। O.J. बैरो 1906 से 1910। R.W. गेलन 1910 से 1912। सर फ्रेडरिक गॉटलैंड 12 से 14। फिर सर रगम्बले 14 से 18। सर फ्रेडरिक गॉटलैंड फिर से आए तो 1918 से 1929। फिर आते हैं सर अर्नेस्ट बर्डन 1929 से 1940। सर अलेक्जेंडर कैमरून 1940 से 45। सर बर्टी स्टैग 45 से 48। ठीक है, अब ये इनके जस्ट बाद अगर कोई पूछे पहले भारतीय तो उनके पहले कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर बर्टी स्टैग 1945 से 48 तक थे, लेकिन इनके जस्ट बाद पहले भारतीय कौन बने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नरहरि राव, ये बने थे 1948 से 1954 तक, 1948 से 1954 तक। ठीक है, अब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी जो भारतीयों की लिस्ट देखें तो हमारे जो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है, अगर ये पूछ ले कि कौन से वे नंबर के, तो 14वें नंबर के हैं। इससे पहले ये क्या थे, क्योंकि पीएससी की आदत है वो ये नहीं पूछेगा भैया अभी क्या है, वो ये पूछेगा कि इससे पहले वो क्या थे। तो इससे पहले जो मुर्मू जी थे वो JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। ठीक है, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी पहले उपराज्यपाल, और वर्तमान में ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग तो है ही। तो अब लिस्ट देख लेते हैं। वी नरहरि राव के बाद आए थे अकचंदा जी 54 से 60 तक थे। अक्रोय आए 60 से